दोस्तों नमस्कार। चुनाव संपन्न हुए। अब सरकार किसकी बनेगी? सुबह से देर शाम तक वोटिंग के तौर तरीके, चाहे वो महिलाओं की लंबी कतार हो, चाहे युवाओं का बड़ी तादाद में पहुंचना हो, चाहे आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासियों की पहुंच और पकड़ जो अलग अलग पोलिंग बूथ पर नजर आई, वह भी इस बार हैरान करने वाली रही। रिकॉर्ड टूटे वोटिंग को लेकर, तो क्या यह रिकॉर्ड का टूटना सत्ता पलट की पहली निशानी है, या फिर सत्ता को बरकरार रखने के लिए जो राहत और रियायत का ऐलान इस दौर में किया गया, उसी की जमा पूंजी अलग अलग जगहों पर अलग अलग लंबी लंबी कतारों के जरिए क्या समझी जा सकती है? लेकिन उससे पहले तीन चार बड़े सवाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वोटिंग पैटर्न ने तीन मैसेज बहुत साफ दिए। पहला मैसेज, चुनाव को लेकर और वोटिंग करने को लेकर पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा बड़ा उत्साह था। दूसरा सवाल, सत्ता जाएगी या नहीं जाने दी जाए, इसको लेकर मध्य प्रदेश के भीतर तकरीबन 10 जगहों से हिंसक खबरें भी आई, चाहे वो मारपीट को लेकर हो, चाहे अलग अलग केस भी दर्ज किए गए। तीसरा सवाल, इस दौर में महिलाओं की मौजूदगी ने एक सवाल खड़ा किया, क्या वाकई जो राहत और जो सुविधा और जो पैसा, उसका ऐलान जिस भी पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस ने किया, उस वजह से महिलाएं इस बार बड़ी तादाद में शिरकत कर रही हैं, या वजह कुछ और है? इसके बाद का सवाल बहुत साफ है। राजनीतिक तौर पर तीसरी राजनीतिक दल की कोई स्थिति इन चुनाव में बनती नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश के भीतर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हो, या समाजवादी पार्टी की मौजूदगी हो, या छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस ही क्यों ना हो। बहुत सीधे तौर पर वोटरों की मानसिकता चलती रही, और विकास शब्द शायद एक झटके में इसलिए इस वोटिंग के दिन गायब नजर आया, क्योंकि लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई जो तमाम राहत रियायत घोषणा पत्र के जरिए या फिर भाषणों के जरिए जो बड़े बड़े नेताओं ने बताया और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया, वह हर जहन में रेंग रहा था। शायद इसीलिए डेवलपमेंट तो मध्य प्रदेश के भीतर इसलिए ठहर जाता है क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो कोई आज से नहीं है, बीते 18 बरस से है। और छत्तीसगढ़ के भीतर का सवाल इस बार बीजेपी के किसी चेहरे के ना होने को लेकर है। यह स्थिति मध्य प्रदेश के भीतर भी रही। तो आखिर के दो सवाल और निकलते हैं, क्या वाकई मोदी गारंटी ने काम किया? यानी शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नहीं, रमन सिंह का चेहरा नहीं, चेहरा एक ही शख्स का, और वो प्रधानमंत्री का चेहरा। उसकी वजह लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव के भीतर तकरीबन 10% का ज्यादा वोट लोकसभा में अगर मोदी चेहरे के आश्रय आ जाना है, तो फिर मोदी गारंटी को काम करना चाहिए। और दूसरी तरफ 18 बरस से एक ही सत्ता मध्य प्रदेश के भीतर है, और छत्तीसगढ़ के भीतर भूपेश बघेल जो राजनीतिक प्रयोग किसान और पशुधन तक से जोड़कर कर रहे हैं, उसने भी कई सवालों को जन्म दे दिया। लेकिन टकराव की परिस्थिति में मध्य प्रदेश के वोटिंग के दिन जो बात निकल कर आई, उसमें सत्ता की आवाजाही के भीतर कितनी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए कमजोर है, जो नजर इस वोटिंग में आ गई। कितनी सीटें कांग्रेस के लिए कमजोर रही, जो नजर आ गई। ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त वोटिंग का होना और भोपाल और इंदौर शहर में वोटिंग कम पड़ना, यह मैसेज क्या बीजेपी के शहरी मतदाताओं के लिए और उनके अपने वोटरों के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं? ये सारे सवाल हैं। तो आइए आज के दिन की उस तमाम परिस्थितियों को परखा जाए, जिसमें शुरुआत तो इस बात को लेकर कि मध्य प्रदेश के भीतर छतरपुर में बीजेपी के प्रत्याशी पर हत्या का केस दर्ज किया गया, क्योंकि उनके जरिए जो एक हत्या का आरोप लगा है और वह प्रत्याशी समेत 20 और लोगों पर लगाया गया है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह के ड्राइवर को लेकर है, जिसको कुचल दिया गया। तो बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पहेरिया पर और 18 और लोगों पर यह केस दर्ज किया गया। मुरैना के दिमनी में जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर फायरिंग हो गई एक मतदान केंद्र में।
इंदौर नंबर 4 में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हाथापाई और मारपीट पर उतारू हो गए। हरदा में पोलिंग बूथ पर करंट आया, एक युवक की मौत हो गई, लोगों में आक्रोश चरम पर आ गया। उज्जैन और खरगोन के इलाके में एक एक वोटर को हार्ट अटैक भी आया, लेकिन इंदौर के महू में बीजेपी के काफिले ने कांग्रेस पर तलवार से हमला कर दिया। यह हिंसक घटना महू के इलाके में हुई। ग्वालियर पूर्व में भी जबरदस्त हिंसा हुई। भिंड के मेहगांव में बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला पर पथराव हुआ, उनके गार्ड ने बंदूक निकाली और गोली चला दी। राजगढ़ के बयावरा क्षेत्र में बादलपुर गांव में भाजपा के जिला महामंत्री के जो अमित शर्मा है, उन पर हमला बोल दिया गया। देवास के इलाके में कांग्रेसी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने तो सीधे आरोप लगा दिया कि बीजेपी बूथ कैप्चरिंग कर रही है। हिंसा की परिस्थितियों ने एक मैसेज बहुत साफ दिया कि सत्ता के भीतर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लग रहा है कि दोनों सत्ता में आ रहे हैं। यानी एक तरफा मामला नहीं है। यह हिंसक परिस्थिति जिन 10 जगहों का जिक्र हो रहा है, उन 10 जगहों पर कम से कम यह नजर आया। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी आ जाएगी? यहां पर शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो चेहरा नहीं थे, लेकिन एक मैसेज उसके भीतर था। अगर शिवराज सिंह चौहान होते चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश के भीतर, तो जिस रूप में दिल्ली ने सोचा कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, वह कम से कम और पॉजिटिव हो जाती। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ बीजेपी के मैदान में आने पर परसेंटेज ऑफ वोट हो सकता है और बढ़ जाता। यह नजर अलग अलग जगहों पर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में रखकर ही बीजेपी का पूरा एनालिसिस सारे वोटर कर रहे थे। यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में जब जिक्र होता है तो चाहे 2013 में 44% हो, चाहे 2018 में 41% हो, लेकिन 2019 में वह 58% बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं। कांग्रेस 36 से 40%, 41% के बीच में घूमती रहती है, वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्य का चुनाव हो। और शायद इसीलिए मोदी का चेहरा बीजेपी ने अपनी सोच समझ के साथ सामने लिया, लेकिन पूरे चुनाव के दौर में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का जिक्र और मोदी गारंटी का जिक्र नहीं था। गाहे बगाहे शिवराज सिंह चौहान का जिक्र था, उनके अपने मंत्रियों का जिक्र था, उनके कैडर का जिक्र था, कहीं आरएसएस का भी जिक्र था, लेकिन मोदी का जिक्र नहीं था। यह शायद दूसरा झटका बीजेपी के लिए कि जिस गारंटी के साथ वह उतरे, उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। एक चीज समझ लीजिए कि जो सुरक्षित सीटें हैं दलितों को लेकर, वो वहां पर लगभग 35 सीट है, और जो आदिवासियों को लेकर है वो 47 सीट है। यानी सुरक्षित सीटों का पैमाना इतना बड़ा है जो लगभग 82 सीटों पर जाता है। इन 82 सीटों पर कौन काबिज होगा? और उसमें शेड्यूल कास्ट यानी दलितों की तादाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में रहती है, आदिवासी भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, यह शहरी इलाकों में नहीं के बराबर है। उन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, तो क्या यह सत्ता बदलाव की लहर है? और लहर का मतलब यह होता है कि एक बड़ा अंतर आ जाना, और बड़े अंतर का मतलब यह होता है कि वाकई 25 से 30 सीटें गंवाई जा रही हैं। हमें लगता है यहां पर एक लिस्ट आपके सामने पढ़नी चाहिए जिसको आप समझ पाएं कि वह कौन कौन से इलाके हैं जिसको लेकर बीजेपी के लिए संकट है। जो 25 से 30 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें दतिया की सीट, कोलारस की सीट, बीना जो सुरक्षित सीट है वह सीट, टीकमगढ़ की सीट, चांदला जो छतरपुर की सीट है वह सीट, विजयपुर जो श्योपुर की सीट है वह सीट, रतलाम की जारवा सीट, और इंदौर के भीतर भी 3 नंबर और 5 नंबर यह भी संकट में है। यह जानते समझते हुए कि विजय वर्गीय जी को दिल्ली से भेजा गया, जाइए इंदौर को पुख्ता कीजिए। और ये दोनों सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार क्या वहां पर भी संकट है? और यह संकट बड़ा है क्या? इस सवाल का जवाब तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से देंगे जो दिल्ली से चलकर आए। लेकिन उससे पहले धार की सीट, आगार मलवा में आगार की सीट जो सुरक्षित सीट है वो सीट, जबलपुर की सिरोहा सीट जो कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है, टिमरानी की सीट जो बैतुल में आती है यह भी आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है, और सारंगपुर की एससी सीट है जो राजगढ़ में आती है। इसके अलावा सतना की 3 सीट है, अमरपाटन, मैहर और नागौड़, रीवा की त्योनवर, रीवा की ही देवतालाब,
सिंगरौली की सीट, धोहानी की सीट जो सीधी में आती है, जैतपुर की आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट जो शहडोल में आती है, बांधवगढ़ सुरक्षित सीट जो उमरिया की है वह दायरे में आती है। यह सीटों का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर बीजेपी के लिए संकट है। पिछली बार वो जीत गई थी। इस बार इन इलाकों के भीतर एक परिस्थिति नजर आई जहां पे यह सीट बीजेपी खो सकती है। लेकिन सवाल इसके दूसरी तरफ भी खड़ा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर कमजोर नहीं है। कांग्रेस भी लगभग 10 से 15 सीटों पर बहुत कमजोर। उसमें तो ग्वालियर साउथ तक की सीट है, उसमें छतरपुर की सीट है, उसमें दामोह की सीट है, उसमें गुन्नौर की सीट है, उसमें जबलपुर साउथ की सीट है, उसमें खांडवा के मंधाता की सीट है, उसमें बायोवारा की भी सीट है जो राजगढ़ के इलाके में आती है, बरवानी के राजपुर जो आदिवासी के लिए सुरक्षित सीट है वह भी आती है, तराना भी आती है, खुवासोर भी आती है, मुंगो अली जो अशोकनगर का इलाका और चंदेरी जो अशोकनगर का इलाका, यह सीटें भी आती हैं। तो क्या ऐसा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस गंवा रही है वो बीजेपी के पास आ जाएगी, जो बीजेपी गंवा रही है वो कांग्रेस के पास आ जाएगी? इसका मार्जिन कितना है? दरअसल मार्जिन उल्टा है। कांग्रेस जहां सीट गंवा रही है वो 40% के दायरे में आ रहा है, बीजेपी जहां सीट गंवा रही है वो 60% के दायरे में आ रहा है। इसका पहला मैसेज यह है, क्या लगभग 25 सीट का असर पड़ेगा बीजेपी के उस हेल्थ सर्विस पे जो पिछले चुनाव में जीत कर आई थी, या लगभग 10-12 सीट का असर पड़ के नई 25 सीटों पर जीतने की स्थिति में कांग्रेस आ जाएगी? यह भी हो सकता है। जिन जगहों का हम जिक्र आपसे लगातार कर रहे हैं, अब यहां पर यह सोचिए, जब हम इस बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर जो वीवीआईपी के इलाके होते हैं जैसे बुधनी में शिवराज सिंह चौहान, जाहिर है वो जीत जाएंगे, विक्रम मस्ताल का कोई मतलब नहीं है, उनको खड़ा किया गया। दिमनी में ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर उतरे हैं और पिछली बार उनके भाई इस जगह पर थे और सवाल था, वो लगातार अपने इलाके में कह रहे थे कि देखिए, इस सीट पर जीतने का मतलब यह है कि वह अपने तौर पर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन दिमनी में अब सवाल यह था कि जिन इलाकों में खास तौर से जो भार सौंपा गया नरेंद्र सिंह तोमर को, उसमें हमको लगता है तीनों का जिक्र हमारी टीम ने निकाला और जानकारी दी कि आप जब जिक्र कीजिए तीनों का जिक्र कीजिएगा, तो हमें लगता है इन तीनों का जिक्र होना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर जो मुरैना के इलाके में पहुंचे, ये 6 सीट वहां की है, 6 पिछली बार कांग्रेस जीत गई थी। दिमनी भी जीती थी, अंबाह भी जीती थी, मुरैना भी। ये नरेंद्र तोमर के भाई नहीं बल्कि बेटे लगातार वहां कह रहे थे वो जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, और यही बात अपने तौर पर प्रहलाद पटेल के भाई कह रहे थे। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और नरसिंहपुर में उनके भाई पिछली बार चुनाव हार गए थे। उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे और उनकी जगह प्रहलाद पटेल इस बार आ गए, और जिनके भाई हारे थे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो मांडला के निवास से चुनाव लड़ रहे थे। यानी 3 नेताओं का हमने नाम लिया, एक नरेंद्र तोमर जो दिल्ली से आए, प्रहलाद पटेल जो दिल्ली से आए, फग्गन सिंह कुलस्ते जो दिल्ली से आए, और चौथा नाम विजय वर्गीय का था जो दिल्ली से आए। इन चारों नेताओं के जरिए राजनीति साधने की कोशिश, शायद डबल इंजन हो, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हो, मोदी गारंटी का नारा हो, इन बातों के जरिए जिक्र हो रहा होगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि विजय वर्गीय इंदौर में पिछली बार 5 सीट इंदौर की जीती थी बीजेपी ने, 9 में से इंदौर 2, 3, 4, 5 और डॉक्टर अंबेडकर नगर की सीट। लेकिन इस बार अगर इन 5 में से 2 सीटों पर भी खतरा है तो इसका मतलब है विजय वर्गीय का सिक्का नहीं चला क्या? यह सवाल है। मुरैना में नरेंद्र तोमर का होना और दिमनी के भीतर भी हिंसक घटनाओं का होना, इस बीच में उनके बेटे का टेप आना और मुरैना की 6 सीट पर कांग्रेस का कब्जा होना, तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर का राजनीतिक भविष्य ही दांव पर लग गया इस चुनाव में? क्योंकि दिमनी में भी अगर वो नहीं जीतते और बाकी जगहों पर स्थिति कांग्रेस की मजबूत है, वो मुरैना है, वो अंबा है, वो सबलगढ़ है, वो जौरा है, वो सुंभाबली का इलाका है, तो क्या यह मुश्किल और राजनीतिक तौर पर संकट है नरेंद्र तोमर जी के लिए? हो सकता है। नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल, नरसिंहपुर में गोटेगांव, तेंदुखेड़ा और गादरवाड़ा, ये यहां पर कांग्रेस जीती थी, नरसिंहपुर सिर्फ बीजेपी जीती थी और प्रहलाद पटेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके जिम्मे था कि नरसिंहपुर का इलाका जो पूरा है, जहां पर बहुत बेहतरीन दाल होती है, अरहर की दाल जो होती है उसकी खुशबू पूरे इलाके में रहती है, लेकिन जब आप दिल्ली से चलकर आए वह खुशबू यहां पर नहीं दिखाई दी। राजनीतिक तौर पर प्रहलाद पटेल की मौजूदगी
उनके भाई ने पिछली बार चुनाव जीतकर कहा था कि इस बार ये जीतेंगे तो ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन यह दांव बाकी 3 जगहों पर नहीं चला जो नरसिंहपुर के दायरे में बाकी 3 विधानसभा की सीट है। फग्गन सिंह कुलस्ते कहीं निवास से हार ना जाएं, यह भी एक स्थिति है। और इसका जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार जब उनके भाई राम प्यारे कुलस्ते थे, वो पिछले 3 बार से लगातार जीत रहे थे, लेकिन 2018 में वो हार गए थे, तकरीबन 28,000 वोटों से हारे थे। इस बार बिछिया में और मांडला में महत्वपूर्ण यह है कि मांडला जो सुरक्षित सीट है वहां पिछली बार बीजेपी जीती थी, लेकिन आदिवासियों के बीच जो एक नई लकीर निकल कर आई, उसमें आदिवासी भी खुद को उस रूप में संगठित कर रहे हैं कि नजर आना चाहिए कि वह किसके साथ खड़े हैं। यानी वोटिंग पैटर्न आदिवासियों के भीतर बंटता हुआ नजर इस बार नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 सीट आप जीत जाइए 1 सीट इसको दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो एक साथ एक मुश्त चल रहा है, यह बहुत खुले तौर पर इस बार नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश का जो एक सवाल बड़ा सवाल है, ये थोड़ा सोचना चाहिए। बीजेपी का जो पिछली बार प्रभाव था वो बघेलखंड की 22 सीट थी, बुंदेलखंड की 26 सीट थी, भोपाल की 25 सीट थी और नर्मदापुर में 11 सीट थी। यानी कुल मिलाइएगा तो 84 सीटों में से बीजेपी 57 सीट जीती थी। इस बार सबसे बड़ा झटका बीजेपी को कहीं लगेगा, अगर लगेगा तो वह भोपाल है। पिछली बार भोपाल रीजन से उसने 25 में से 17 सीट जीती थी। इस बार यह घटकर हो सकता है 10 या 11 सीट पर आ जाए, यानी 5-6 सीटों का झटका भोपाल रीजन में लग सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस महाकौशल में, मालवा में, निमाड़ में और गिरिडीह में, इन जगहों पर उसकी मौजूदगी थी। 4 रीजन का जो हमने नाम लिया, यहां पर तकरीबन 146 सीटें हैं। उस 146 सीटें में से कांग्रेस 90 सीट जीती थी। यहां की 7 सीटें कांग्रेस के लिए नाजुक है और वहां उसके लिए भोपाल में ही लगभग 5-6 सीटें और बाकी जगहों पर लीजिएगा तो लगभग 8 सीट। और यह नाजुक परिस्थिति बीजेपी के लिए है जहां जहां वो मौजूद थी। जो ग्रिड का इलाका है, ये थोड़ा समझना होगा कि पिछली बार भी यहां कांग्रेस की जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। भिंड का इलाका, ग्वालियर का इलाका, मुरैना का इलाका, श्योपुर का इलाका, शिवपुरी का इलाका। ऐसा ना हो कहीं इस इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए और ऐसा ना हो कि इस बार खासतौर से मालवा में उसको बड़ा झटका लग जाए। पिछली बार 50 में से 24 सीट उसने ले ली थी, लेकिन इस बार यहां पर भी 4 सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। ये परिस्थितियां 3 मैसेज को इंगित करती है। पहला, भोपाल में खेल उल्टा हो जा सकता है बीजेपी के लिए। जो विंध्य के इलाके में भी वोट बड़ी तादाद में शिफ्ट होने की परिस्थिति है, जिस विंध्य पर बीजेपी का कब्जा रहा। कांग्रेस की परिस्थिति है कि महाकौशल के इलाके में कमलनाथ का प्रभाव इस बार और बढ़ेगा क्योंकि वह अपने बूते लगातार चल रहे थे। ये जो इलाका, ये महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है और इसके बाद चूंकि छिंदवाड़ा भी इसी इलाके में आता है जो महाकौशल का इलाका है, वहां पर अगर सुपड़ा साफ पूरे तरीके से बीजेपी का होता है तो यह और बड़ा झटका हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के भीतर क्या खेल उलट सकता है? यह एक मौजूदा वक्त की परिस्थिति बहुत साफ तौर पर एक मैसेज कन्वे कर रही है, जो वोटिंग जिस रूप में हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप छत्तीसगढ़ में चले जाइएगा तो वहां पर भी अगर देखिएगा तो वोट के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लोकसभा चुनाव में वो 20% का उछाल दे देता है, लेकिन राज्य में क्या यह होगा, यहां पर भी मुश्किल आई है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को जोड़ नहीं पाए। इसीलिए जो बड़ी जीत पिछली बार कांग्रेस ने हासिल की थी, 90 में से 65 सीट प्लस पे जो आकर खड़ी हो गई थी, क्या इस बार उसका रिकॉर्ड तो नहीं टूट जाएगा, यह भी सवाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी का आंकड़ा कम हो जाएगा। इस बार जो छत्तीसगढ़ के भीतर अजीत जोगी की पार्टी थी, उनके लिए खतरा है। और यह खतरा इस रूप में भी समझिए कि 2013 में, अगर 13 से एक एनालिसिस करते हैं आप, तो बीजेपी को 41% वोट मिलते हैं, पिछले विधानसभा में उसको 32 मिलते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दायरे में उसको 52% वोट मिल जाते हैं और कांग्रेस के 40% होते हैं, लेकिन कांग्रेस 40 से 42% के बीच उसके परमानेंट वोट हैं। पहला मैसेज, अगर पहली बार
राज्य में किसी बीजेपी के बिना चेहरे के आसरे बीजेपी चुनाव लड़ रही है और मोदी का चेहरा और मोदी के साथ संवाद लोगों का उस रूप में हो नहीं पाया जहां राज्य की गद्दी कौन संभालेगा, तो यह जो आंकड़ा है, जो मोदी चेहरे के आसरे आंकड़ा है, वह कहीं 32 से 35% पर अटके और 10% की ज्यादा रफ्तार के साथ कांग्रेस तो नहीं रहेगी। यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर पिछले बार के ट्रेंड के हिसाब से ही चलती नजर आ रही है, यानी उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जैसे पाटन में भूपेश बघेल के सामने उनके अपने भतीजे विजय बघेल खड़े हुए जो दुर्ग से एमपी हैं, लेकिन इसका असर बघेल की लोकप्रियता और उस इलाके में बघेल की पहचान इस रूप में है कि जहां उस पर आप आंच नहीं आ सकते हैं। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव का होना, सामने राजेश अग्रवाल का होना, यहां पर भी सिंहदेव के अनुकूल की परिस्थिति है। लोरमी के इलाके में जाइए तो थानेदार साहू है, सामने कौन है, अरुण साव है। अरुण साव आज लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि उनके साथ कांग्रेस के कैंडिडेट लगातार गड़बड़ी कर रही है, ओबीसी समाज से आते हैं। और यह भी समझना होगा कि 2018 में जब यहां से जोगी के कैंडिडेट थे धर्मजीत सिंह जीते थे, फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, उनको इस बार दूसरी जगह भेज दिया। तो अरुण साव के लिए स्थिति नाजुक है, बावजूद इसके कि वह प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। कोटा में जोगी जी की पत्नी रेणु जोगी, वह मजबूत कैंडिडेट के तौर पर है, हालांकि सामने बीजेपी के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव हैं, कांग्रेस के फर्स्ट टाइम खड़े होने वाले अटल श्रीवास्तव हैं, तो उनकी स्थिति मजबूत है, बहुत साफ तौर पर यह नजर आता है। लेकिन इसके बाद छत्तीसगढ़ के भीतर अगर 3-4 रीजन को आप समझ के जरिए समझें, जैसे रायपुर के भीतर, रायपुर में रायपुर है, बलौदा बाजार है, धमतरी है, गरियाबंद है, महासमुंद है। इसमें बलौदा बाजार जहां पर जेसीसी यानी जोगी की कांग्रेस जीती थी, वह इस बार वो हार सकती है, जो वहां का मैसेज है। धमतरी के भीतर जो बीजेपी सीट जीती थी कुरुद की, वह कुरुद या धमतरी में से कोई एक सीट उसके लिए खतरे की घंटी है, जो बहुत साफ नजर आता है। यही स्थिति जशपुर के कुनकुरु में है, कांग्रेस के लिए कुनकुरी की सीट जो है यह मुश्किल है। जांजगीर चंपा के इलाके में 6 सीटें आती हैं, पिछली बार बीजेपी 2 जीती, बीएसपी जो जीती, कांग्रेस 2 जीती, लेकिन जो बीजेपी जीती उसमें अकल तारा की सीट और जांजगीर की सीट बीजेपी के लिए मुश्किल है। कांग्रेस के लिए चंद्रापुर की सीट मुश्किल है और बीएसपी पामगढ़ वो चुनाव वहां से इस बार जीत नहीं पाएगी जो पिछली बार वह जीती थी। इन जगहों की परिस्थिति में ये दुर्ग की सीट का अगर जिक्र करें, दुर्ग में बालोद, बेमतरा और दुर्ग का इलाका आता है, जो कुल मिला के 12 सीटें यहां पर आती हैं। यहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस का कब्जा, बीजेपी सिर्फ दुर्ग के एक वैशाली नगर पर जीतती है, इस बार उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन वह कौन सी सीट है जो बड़ी नाजुक है कांग्रेस के लिए भी? कांग्रेस के लिए महेंद्रगढ़ की सीट, कोरिया की सीट, कुनकुरी जो जाजपुर का इलाका है, सुरक्षित सीट है यह एक डामाडोल की स्थिति है। कोटा की सीट जो गौरंगेला पेड़ा मारवाही की जो सीट है, डिस्ट्रिक्ट की कोटा सीट है, वहां पर भी कांग्रेस के लिए मुश्किल है। तख्तपुर में बिलासपुर का जो क्षेत्र के जो सीट आती है तख्तपुर, कांग्रेस के लिए वहां भी मुश्किल है। भिलाई नगर में माना जा रहा था, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न नजर आया वो कांग्रेस के अनुकूल आज नजर आया। चंद्रापुर में जो जांजगीर चंबा का इलाका है, चंद्रापुर में कांग्रेस यहां पर बराबर के मुकाबले में नजर आ रही है कि बराबरे के मुकाबले में। दूसरी तरफ बीजेपी जो जांजगीर चंबा का इलाका है, अकलतारा का इलाका है, पामागढ़ का इलाका है, बलौदा बाजार का इलाका है, धमतरी का इलाका है। पामागढ़ में बीएसपी जीती थी और बलौदा बाजार में जोगी की कांग्रेस जीती थी। यह दोनों इस बार गंवा सकते हैं, यह मैसेज बहुत साफ है। 3-4 चीजें निकलकर बहुत साफ तौर पर आज के वोटिंग पैटर्न में नजर आई। उससे पहले हम आपको वोटिंग की परिस्थिति को दिखलाना चाहेंगे। बड़ी बड़ी लंबी कतारों का मतलब क्या होता है? जैसे आज युवाओं की यह पूरी कतार है और इस दौर में युवाओं के भीतर बेरोजगारी का सवाल, दिहाड़ी मजदूरी ना मिल पाने का सवाल, यह मैसेज इनके बीच था। यह देखिए जो शहरी इलाकों के भीतर है, जो अपने कार्ड दिखाते हैं, शहरी इलाकों से इस बार वोटिंग पैटर्न जो नजर आया वो बहुत स्लो नजर आया। उनके भीतर एक निराशा हो सकती है, बीजेपी जो शहरी मतदाताओं को लुभाती है उसको लेकर रहा हो। यह देखिए ग्रामीण इलाकों के भीतर कतारें, जो महिलाओं की कतार है वह भी ट्राइबल इलाका है, ये जो हम आपको दिखला रहे हैं, वहां की भीड़ देखिए।
ये महिलाओं, शहरी महिलाओं के इलाके के बीच है। ये मध्य प्रदेश का है, तो क्या ये लाडली बहना के जरिए बाहर निकल कर आई, या फिर महिलाओं को जो पैसा देने का जिक्र कांग्रेस ने किया, हर महीने इतना दे देंगे, उसकी वजह से निकल कर आई? क्योंकि महिलाओं की बड़ी लंबी लंबी कतारें, ये ट्राइबल्स के इलाके के भीतर में महिलाओं की लंबी कतारें नजर आई, और बड़ी तादाद में, ये हम बता दें, देखिए महिलाओं की, ये ट्राइबल कम जो शहरी इलाके, गांव के इलाके होते हैं, उनके बीच के इलाके हैं, ये बहुत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये आपको छत्तीसगढ़ का है, शासकीय बालक प्राथमिक शाला कनारपुरी की। यहां देखिए महिलाओं की स्थिति और दूसरी तरफ पुरुषों की स्थिति। ये वोटिंग पैटर्न पिछले चुनावों की तुलना में बिल्कुल अलग इसलिए है, सवाल सिर्फ वोट के बढ़ने का नहीं है, सवाल है कि अलग अलग तरीके से जो वोटिंग आ रही थी, इस बार महिलाएं अकेले निकल कर नहीं आई, एक साथ निकल कर आ रही थी। ये वहां के वोटरों, जब हमने बातचीत की वहां के रिपोर्टरों से, तो उन्होंने बोला एक साथ निकल कर आना और लाइन में लग जाना और उसके बाद वोट डालना, ये सारी चीजें पहली बार, इससे पहले घरों से निकलती थी, कोई टाइम फिक्स नहीं, 5 मिनट उधर हो गया, 5 मिनट, इस बार एक साथ निकलकर ये पहुंचती हुई महिलाओं के जरिए समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में महिलाओं की मौजूदगी यहां पर हुई और किस तरीके से भीड़ लगातार यहां पर रेंगती रही है। तो खुद कमलनाथ और इनकी तस्वीर है, शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ वोट डालते हुए। ये देखिए महिलाओं की लंबी कतार आदिवासी बहुल इलाकों में। ये सारे मैसेज तीन चीज को इंगित करते हैं। एक, पहली बार वोट बिखर नहीं रहा है, वो एक साथ एकजुट होकर जिस भी पक्ष में जाए वो जा रहा है। दूसरी परिस्थिति, इससे पहले ध्रुवीकरण वोटिंग के दिन इस तरीके से नहीं होता था, जो अब दिखाई देने लगा है, वह भी ग्रामीण इलाकों में, आदिवासियों के बीच, महिलाओं के बीच और युवाओं के बीच भी। यह परिस्थिति पहले नहीं थी, जो इस बार नजर आने लगी है। और तीसरा सवाल यह है कि पहली बार यह भी नजर आया कि अब कोई थर्ड पॉलिटिकल पार्टी मायने नहीं रखती है। जो यह बात होती थी कि तीसरे राजनीतिक दल से कितना वोट काटा जा सकता है, कट जाएगा, या उसको इतना परसेंटेज ऑफ वोट मिल जाएगा, तो 1% से ज्यादा वोट भी कोई तीसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले पाएगी। यह स्थिति, तमाम बातचीत जो निकल कर आ रही थी, वो तमाम जगह पर हुआ, यानी मुकाबला आमने सामने का है। लेकिन इन दो राज्यों का एक संकेत भी है, मोदी गारंटी क्या फेल हो गई? शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह का चेहरा सामने ना लाना क्या एक घातक साबित हो गया? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दूरियां या उनके बीच की खटपट का असर कुछ जगहों पर नजर जरूर आया। तो क्या यह वोटिंग पैटर्न में वोट ट्रांसफर ना होने की परिस्थिति थी, या फिर एक दुख भर था? इस दोनों के बीच की लाइन है। वोटिंग पैटर्न कमोवेश दुख के साथ ज्यादा उभर रहा था। ऐसा नहीं था कि वोट ट्रांसफर ना हो, अपने अपने इलाके में ऐसा नहीं था। जो खास तौर से आखिरी बड़ी बात है, जो बगावत के कैंडिडेट्स थे, जो तीसरे शख्सियत के तौर पर उनकी मौजूदगी होगी, उसमें लगभग 30 जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी के बगावत करने वाले लोगों का प्रभाव माना जा रहा था, जो धीरे धीरे सिमटते सिमटते 3, 4, 5 सीट के आगे, जो वहां के रिपोर्टरों ने जानकारी दी कि वो उससे आगे नहीं बढ़ पाया। यानी सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता को लेकर, उनके विजन को लेकर, उनके द्वारा दिए गए राहत रियायत को लेकर, और शायद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर भी था। और इसीलिए वोटिंग पैटर्न ने रिकॉर्ड तोड़ा है, सत्ता पलटने का या अपने आप को ज्यादा बड़ी तादाद में लाकर वोट देने का। इसकी जानकारी 3 दिसंबर को मिलेगी, तो इंतजार तब तक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।